नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत में जापान सिटी का रास्ता साफ। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले सीएम योगी, दोनों देशों की सोचे। यूपी पंचायत चुनाव पर दाखिल याचिका पर सुनवाई। पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। कानपुर केडीए के 2 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई। चपरासी और माली सेवा से बर्खास्त। बेसमेंट खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप। सीएम धामी ने टिहरी के सांसद विधायकों और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की। चुनाव रणनीति पर चर्चा। हरिद्वार में नशे के खिलाफ डीएम का सख्त एक्शन। नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी नजर। सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश। स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां यूपी जापान निवेश सम्मेलन में 2026 में यमुना सिटी के लिए बड़े निवेश का ऐलान हुआ है। यमुना सिटी में 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित करने की योजना है। आपको बता दें, स्कॉटर्स कुबोटा 2029 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे करीब 4000 रोजगार के अवसर बनने का दावा सामने आया है। कंपनी को सेक्टर 10 में 154 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और यहां सालाना 60,000 ट्रैक्टर बनाने की योजना है। वहीं स्पार्क मिंडा समूह करीब 1166 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे लगभग 6440 रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। सम्मेलन में जापान के 200 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और अर्धचालक क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से, जहां नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती फिर मुलाकात और मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से 1.30 लाख रुपए की कथित ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामला 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जुड़ा है। मामले आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक पीड़ित की एक महिला से डेटिंग ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई, जो बाद में टेलीग्राम तक पहुंची और मुलाकात तय हुई। पुलिस के अनुसार 20 और 24 जुलाई 2026 को पीड़ित की दोनों महिलाओं से मुलाकात हुई। 24 जुलाई को डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्तरां में डिनर के बाद पीड़ित का मोबाइल फोन कथित तौर पर चोरी कर लिया गया। इसके बाद मोबाइल और उससे जुड़े बैंकिंग एक्सेस का इस्तेमाल कर 2 बैंक खातों से यूपीआई के जरिए करीब 1.30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले रकम के लेन देन की कड़ी यानी मनी ट्रेल को खंगाला है। बैंक खातों की केवाईसी स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच में सामने आया है कि रकम पहले एक आरोपी के खाते में पहुंची और फिर उसकी सहयोगी के खाते में ट्रांसफर की गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय ज्योत्सना ने कथित तौर पर फर्जी पहचान से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई थी। उसने 21 वर्षीय मनसी को भी कथित योजना में शामिल किया। पुलिस का दावा है कि मनसी ने खुद को डेटिंग ऐप प्रोफाइल वाली महिला बताकर पीड़ित से मुलाकात की। जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम से करीब 90,000 रुपए एटीएम से निकाले गए। पुलिस के अनुसार सबूत मिटाने के लिए चोरी किए गए मोबाइल फोन को कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज, बैंकिंग ट्रेल और तकनीकी सर्विलांस को जोड़कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। साइबर थाना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 2 फीमेल एक्यूज को अरेस्ट किया है, जो डेटिंग ऐप के थ्रू सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया करते थे। इसमें कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई सीनियर सिटीजन के थ्रू कि उन्होंने डेटिंग ऐप पे लॉगिन करा और एक फीमेल प्रोफाइल को फॉलो करा। फर्दर जब उनकी बात हुई तो उन्होंने टेलीग्राम पे आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया और डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में मिलने के बाद उनका फ़ोन चोरी करा गया। पासवर्ड उनको पता चला, जो एक्यूज थे, जब विक्टिम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे पैसे, उनका फ़ोन वो जो चोरी करा गया उससे यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1,30,000 रुपये की करी गई। कंप्लेंट मिलने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई रेलेवेंट सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के।
अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में पढ़ाई कर रहे 14 देशों के विदेशी विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से नई तकनीकी बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विदेशी विद्यार्थी हरियाणा से शिक्षा और संस्कार लेकर अपने देशों में प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने। विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपने अनुभव साझा किए। सैनी ने कहा कि सरकार केवल सरकार के संबंधों के बजाय आपसी और आत्मीय संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग और समझौते बढ़ाने पर जोर दिया। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां आत्मानंद उत्कृष्ट कन्याशाला में छात्राओं को परोसे गए भोजन में कथित तौर पर डामर की गोली मिलने से हड़कंप मच गया है। खाना खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। भोजन में डामर की गोली कैसे पहुंची, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल छात्राओं का उपचार जारी है और पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के बाद भोजन में लापरवाही या खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगली खबर राजनाथ गांव से है, जहां ग्राम पंचायत औरदा और इरई खुर्द को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जर्जर सड़क अब तक निर्माण न होने से ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। बारिश में सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क बनने से इरई खुर्द जाने की दूरी करीब 9 किलोमीटर से घटकर महज 3 किलोमीटर रह जाएगी। इससे विद्यार्थियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोग जानेंगे। अपन तो आयोजन कर दिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी से मुलाकात करके उस सड़क से अपन अवगत करवा दिए हैं। और निश्चित रूप से वह रोड बनने के बाद जिन विद्यार्थियों को पटेवा जाने के लिए या फिर जाल बांधा जाने के लिए किसानों को जो दिक्कत होती थी उस रोड में, तो आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। जो 9 किलोमीटर घूम के अपन इरई खुर्द जा रहे थे, तो 3 किलोमीटर का रास्ता बन जाएगा। वह दूरी जो है तो सुविधाएं बिल्कुल मिलेंगी रोड बन जाने से। अब देखते हैं कितने समय बाद, कितने समय में वह रोड बनती है। इससे पूर्व कहाँ अंबिकापुर से अगली खबर, जहां शहर के चौपाटी के पास स्थित DHT केयर हॉस्पिटल इन दिनों विवादों में है। अस्पताल में कई कमियों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद DHT केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक टोप्पो के द्वारा फार्मासिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील राय के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत की गई, जिससे आरोप लगाते हुए कहा गया कि अस्पताल प्रबंधन करीब 65 लाख रुपए की राशि अपने निजी खाते में ले लिया है। आरोप लगने के बाद फार्मासिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील राय ने अस्पताल में कई कमियों को छुपाते हुए अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी वजह से जिला प्रशासन से नोटिस मिला। अब अस्पताल की 65 लाख रुपए को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। दस्तावेज और कागजों के साथ उन्होंने पूरे मामले को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो इसमें उन्होंने यही कर रखा था कि ये हॉस्पिटल पिताजी के नाम से स्वामित्व है, पिताजी के नाम से स्वामित्व है। और जब उनका अकाउंट बनाया जा रहा था, उसी समय से सुशील राय ने अपना नंबर दे रखा था और उसमें इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करके सारे पैसों का लेन देन या हेराफेरी या धोखाधड़ी अस्पताल के साथ किया गया। जी बिल्कुल, थाने से भी मुझे बुलाया गया था। उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि 65 लाख का आप पे जो है एलिगेशन लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 7-8 वर्षों से हूँ यहाँ पर, और जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो तो 1 मार्च 2025 से दिया हुआ है, जो अभी तक का। इससे पहले बताएं कि इससे पहले का हिसाब कहाँ है, इससे पहले किसके अकाउंट में आते थे। अंबिकापुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं। इसी बीच लखनपुर क्षेत्र के एक पहुंच विहीन इलाके से बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं। लखनपुर क्षेत्र के तुनगुरी
अहीर पारा की यह घटना है, जहां पुल के अभाव में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नाले का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके बावजूद मजबूरी में स्कूली बच्चे और ग्रामीण हर दिन इसी खतरनाक उफनते नाले को पार करने और स्कूल तक पहुंचने के लिए विवश हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शक्ति जिले से के न्यूज इंडिया की खबर का शक्ति जिले में बड़ा असर देखने को मिला है, जहां ग्राम पंचायत कचंदा में मनरेगा के तहत निर्मित नाली के क्षतिग्रस्त होने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 13 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने तत्काल जांच के आदेश दिए और स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच में नाली निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं तकनीकी सहायक को अटैच करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा सरपंच के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए मामला एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शक्ति जिले से है, जहां महामाया मंदिर के पास स्थित साईं मंदिर से भगवान साईं का चांदी का मुकुट चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 500 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट, जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए है, बरामद कर लिया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर निवासी सतीश दुबे और रायगढ़ जिले के कम्हार निवासी ननकी राम चौहान को गिरफ्तार किया। अगली खबर सिरोंज से है, जहां शमशाबाद मंडी में भगवानपुर सहकारी समिति का सरकारी गेहूं पकड़ा गया है। प्रशासन ने करीब 7 लाख रुपए कीमत का गेहूं और ट्रक जब्त किया है। गेहूं की बोरियों पर समिति की पर्चियां भी मिली हैं। शमशाबाद मंडी में सरकारी गेहूं मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि गरीबों के हक का अनाज निजी व्यापारियों तक कैसे पहुंचा। प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और FIR की प्रक्रिया जारी है। सप्लाई वाला जो है सिविल सप्लाई वाला बोरे पाए गए हैं इस ट्रक में। एक ट्रक में सामान रखा हुआ है और फूड वालों को भी बुलाया गया है। विधिवत जांच के बाद में रिजल्ट सामने आएगा, जांच कराई जा रही है। इसमें जो माल है वो गवर्नमेंट में माल है पूरा? हाँ, सिविल सप्लाई वाला माल है। ठीक है। बोरियाँ हैं, उसमें जो सील लगी है उसके हिसाब से सिविल सप्लाई का माल। सर, जो किसकी गाड़ी बताई जा रही है? ये तो अभी मेरे को नहीं है जानकारी। ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अहम खबर है, जहां राम मंदिर की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दान चोरी की SIT की अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के 2 करीबियों पर कार्रवाई हुई है। दोनों करीबियों को मंदिर की व्यवस्थाओं से हटाया गया है। दोनों की मंदिर परिसर में एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। SIT रिपोर्ट के बाद कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज। मंदिर व्यवस्था में बदलाव से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों करीबियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। SIT की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। राम मंदिर से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। अगली खबर अमरोहा से, जहां आधा दर्जन दबंगों ने युवक को पीटा है। रेस्टोरेंट में युवक पर जानलेवा हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गजरौला थाना क्षेत्र का है ये दबंगई का पूरा मामला। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में साफ तौर पर पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया। अगली खबर अमेठी से है, जहां भेटुआ ब्लॉक के सडिला गांव में बारिश के चलते 90 वर्षीय विधवा विद्यावती का मकान गिर गया, जिससे उनका आशियाना छिन गया। घटना की जानकारी मिलने पर वीडियो श्री प्रकाश पांडे ने विद्यावती की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से फोन पर सीधी बात कराई। डिप्टी सीएम ने बुजुर्ग महिला से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विद्यावती को आवास उपलब्ध कराने और तत्काल राहत दिलाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।
अगली खबर महोबा से है, जहां जिले में खस्ता हाल सड़क से परेशान स्कूली छात्र छात्राओं के सड़क ठीक कराने की मांग को लेकर आवाज उठाने का मामला अब सामने आया है। वहीं आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या रख रहे बच्चों की बात सुनने के बजाय मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हड़काया और उनके साथ बदसलूकी की। घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक माध्यमों पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने कहा कि बच्चों को सड़क की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उनके साथ सख्ती किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर महोबा से, जहां वीर आलाउदल के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाने वाले ऐतिहासिक कजली महोत्सव की तैयारियों को प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा है। महोत्सव 29 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव में हर बार दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कजली महोत्सव का संबंध आलाउदल और पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़ा जाता है। मेले में झूले, दुकानें और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रशासन के मुताबिक दिन और रात के कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बुंदेली व्यंजनों को भी मेले में विशेष स्थान दिया जाएगा। संबंध में अभी डीडीएम साहब और एसपी साहब द्वारा जॉइंट निरीक्षण करके ये फाइनलाइज किया जा रहा है कि किस प्रकार से और सुविधाजनक मार्ग को बनाया जा सकता है। दुकानों का जो, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग दुकानें लगाने के लिए कजली मेला के लिए आते हैं, उस पूरी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पिछले साल की ही भांति अलॉटमेंट फेयरली कराया जाएगा और यही प्रोसीजर जो है वहाँ पर पार्किंग तथा झूले आदि के लिए कराया जाएगा। मेला की दुकानें दी जा रही हैं, बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी दुकान के लिए ये 72 बहुत ही सरल और बिल्कुल आसान काम है। ये लगभग कितनी दुकानों का वो हो रही है आज? इसमें करीबन 500 दुकानों का है। अच्छा, सबको निकल रही है आज? जी जी, सबको निकल रही है। किसी को कोई वो भेदभाव नहीं है, सबको अपने अपने नंबर दिए जा रहे हैं, सबको अपने अपने नंबर की दुकानें उपलब्ध कराई जा रही है। क्या है? कजली मेला की दुकान है, आज नंबर खुलना था, इसलिए आए हैं। तो हमको दुकान नंबर 28 मिली है। किस तरह की पारदर्शिता चल रही है? सही काम हो रहा है कि? हाँ, काम तो सही हुआ है, 2 साल से काम सही हुआ। कैसे निकाल रहे हैं ये लोग? यानी वो लकी द्वारा निकाल रहे हैं। फार्म आप जाओ तो आप 10 पर्ची निकालो, जिसका नाम आ जाएगा तो बस है, उसमें कोई चोरी चपाटी वाला काम नहीं है। अगली खबर जालौन से है, जहां जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश और जल भराव के कारण मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड और उल्टी, दस्त या आपको बता दें गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसको लेकर सीएमओ डॉक्टर HN प्रसाद ने बताया कि प्रमुख बीमारियां मलेरिया और डेंगू वायरस के कारण जगह जगह पानी जमा होने से मच्छर पैदा होते हैं। इससे मलेरिया और डेंगू का खतरा बहुत बढ़ जाता है। संचारी रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं अपने जनपदवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घरों के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ पेयजल पिएं और बासी भोजन न करें। मच्छरों से बचने का भी उपाय करें कि मच्छरदानी लगा करके सोएं। घर के आपके घर में जो कूलर लगा है तो कूलर का पानी साप्ताहिक रूप से साफ करते रहें। गमले वगैरह में पानी न इकट्ठा होने दें और टूटे फूटे जो बर्तन हैं उनको खाली कर दें, उसमें पानी न भर जाए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें CSC सलेमपुर में कुछ डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले तो कुछ बिना एप्रन की ड्यूटी करते पाए गए। वहीं प्राथमिक विद्यालय पिपरा बानमती में भी एक शिक्षक अनुपस्थित मिला है। डीएम ने दोनों मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया सुबह 8:15 पर। कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए और कुछ डॉक्टर्स बिना एप्रन के भी थे। तो CMO को निर्देशित किया गया कि समय के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करें। उसके साथ साथ वहाँ पे MCH विंग चेक किया गया। गर्भवती महिला भी थी, वहाँ पे डिलीवरी भी हुई थी 2 दिन। उनका बच्चों का भी माताओं का टीकाकरण कार्ड का चेक किया। उसमें भी निर्देशित किया गया कि आशा, आंगनबाड़ी द्वारा और ANM द्वारा BHSND सत्र जो होता है उसमें सही से जांचें करें और टीकाकरण कार्ड में सारे जांचों के संबंध में उल्लेख करें। बुलंदशहर जिले के गुलावटी थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़ावक में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंग प्रवृत्ति के आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर सरियों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प में महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित सलीम ने रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने के लिए कहा, जिसका आरोपी सईद आसमीन और उनके साथियों ने उग्र विरोध किया। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने एकजुट होकर पीड़ित पक्ष के घर पर धावा बोल दिया है। सरियों और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने घर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडों और हथियारों से ताबड़तोड़ प्रहार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद डरावनी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यमुना नदी में बाढ़ जैसे हालात और तेज बहाव के बीच कुछ नाबालिग बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यमुना पुल से नदी की गहरी धारा में छलांग लगाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यमुना नदी में इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है और बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में 15 साल से भी कम उम्र के मासूम बच्चे बेखौफ होकर गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं। इस तरह लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर भारी सुरक्षा बल के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सुबह से शुरू हुई ये कार्रवाई लंबी मैराथन जांच के बाद भी लगातार जारी है। कहां कहां चल रही कार्रवाई, इसकी भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई जो है लखनऊ जोनल टीम द्वारा रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित लगभग 10 ठिकानों पर एक साथ ही छापेमारी की जा रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर भी ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। सुबह तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई को 10 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी विश्वविद्यालय के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों की गहन जाँच पड़ताल करते नजर आए। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से जुड़े एक पॉक्सो मामले में अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। जमानत की शर्तों पर खुला उल्लंघन करने पर विशेष न्यायालय ने आरोपी की जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है और उसे तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। आरोपी को 2 अगस्त 2024 को जमानत दी गई थी, जिसमें यह स्पष्ट शर्त थी कि वह पीड़िता से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेगा और न ही उसे डराएगा धमकाएगा। अदालत के समक्ष ये तथ्य सामने आया है कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। वो लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा और उसे प्रभावित करता रहा। खबर बलिया से, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बलिया
बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व मंत्री आजम खान को जानबूझकर परेशान और प्रताड़ित कर रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े परिसर में ईडी की छापेमारी को लेकर उन्होंने केंद्र राज्य सरकार पर सवाल उठाए। ये वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, हम सब आके अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। निश्चित तौर से ये जो बहादुरों ने हमें ये खुले सांस लेने की, जो उन्होंने अपने प्राणों को देकर हम सबको उन्हें सांस लेने का जो हम सबको जो आज भारत दिया है, उस भारत को बनाएं, भारत को मजबूत करें और बलिया को विकास के रास्ते पर ले चलें। यही मेरा आग्रह है। हम सब लोग मिलकर इस स्थान को आगे ले चलें। सबसे बलिया का बलिदान दिया था, जिस तरह से बलिया का नाम पूरे देश में है, तो आज बलिया है कितना गर्वान। नहीं, निश्चित तौर से बलिया जिस तरीके से पूरे देश को एक आगे बढ़ने का स्थान दिया, बलिया ने जिस उद्देश्य से यहाँ के बहादुरों ने अपने आप को समर्पित किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से, जहां गुन्नौर तहसील क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल अमन कुमार रस्तोगी को कथित तौर पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला रजपुरा ब्लॉक के सजना अहराम गांव का है। शिकायतकर्ता महिपाल के मुताबिक पट्टी की पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद टीम उसे धनारी थाने ले गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। हाँ, 10,000 रुपये पहले। अच्छा, हाँ तो अभी पकड़ा गया। क्या नाम है इसका? अमन। अच्छा, अमन जी। अच्छा, ये कब से पैसे मांग रहा था आपसे? कब से पैसे मांग रहा था? अच्छा, तो आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? थाने में, अच्छा, तो वो पकड़ गया आज? पकड़ गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? कानून कार्रवाई हो, जेल जाए। ठीक है, नौकरी से बर्खास्त हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां भोजीपुरा पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गरीबों को मुफ्त इलाज का झांसा देकर आधार और राशन कार्ड आदि दस्तावेज जुटाकर हेरफेर करते हुए फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आबिद, सलमान, अरमान, अफरोज और देवरत्न के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड, 6 फर्जी आधार कार्ड, 22 वर्क कटिंग राशन कार्ड, 7 एंड्रॉयड मोबाइल और 2,700 रुपये नगद बरामद किया। पुलिस के अनुसार अस्पतालों से मिलीभगत कर फर्जी इलाज दिखाकर सरकारी धन हड़पने की जांच की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। उन्नीस 8/2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐंठने, आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं: आबिद पुत्र भूरे खां, निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, सलमान व अफरोज निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, अरमान पुत्र इस्लाम निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देशरत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरंगिया। इन 5 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की व्यवस्था में भेजा जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार था कि ये फर्जी आधार कार्ड तथा फैमिली आईडी फर्जी कूटरचित, उसमें फर्जी नाम शामिल करके इसको अपलोड करके आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे। रामपुर जिले के अजीतपुर पुरानी बस्ती इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहा पहली कक्षा का एक मासूम छात्र गहरे नाले में डूब गया। इस हृदय विदारक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों में नगर पालिका तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। 8 वर्षीय अमन, जो अजीतपुर
स्थित अमन पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अमन अन्य बच्चों की तरह अपने घर पैदल लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक वह खुले और गहरे नाले में गिर गया। छात्र के नाले में डूबने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाले से मासूम का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामपुर नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण ये मौत हुई है। बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल से आ रहा था घर को और पैर फिसला, नाले में गिर गया। कितनी उम्र थी उसकी? ऐसी होगी लगभग 12 साल की। क्या नाम था उसका? क्या नाम क्या है इसका? अमान। अमान। किस तरीके से ये हादसा पेश आया? ये स्कूल से आ रहा था, स्कूल वालों की लापरवाही है या फिर नगर पालिका की लापरवाही है। जब नाला साफ नहीं, नाला में गंदगी फैली हुई, नाला का पानी भर गया। जब बारिश पड़ती है तो चाहिए बच्चों को बाद में भेजते, जब बारिश पड़ती है तो रोकना चाहिए बच्चों को। पहले नाले खुले हुए सब भेज दिया उसको बच्चों को। भाई जब बारिश पड़ रही है बच्चों को रोकना चाहिए, उसको रोका नहीं, घंटा इंतजार करना चाहिए। बारिश बच्चा छोड़ दिया, पैर फिसला, चला गया, अकेला बच्चा था। अमान स्कूल है। इस टाइम का हादसा ये करीब 12 बजे कितने उसमें देर बाद नाले में से निकाला गया? करीब 2-2.5 घंटे लगा। प्रशासन के सहयोग से? जी प्रशासन पूरा साथ दिया। अब रुख अगली खबर का करेंगे। खबर औरैया से है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बाहर चल रहे सरकारी गनर को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन, आपको बता दें, चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। करीब 6 साल 5 महीने चले मुकदमे में 72 गवाहों की गवाही और 900 से अधिक तारीखों के बाद फैसला सुनाया गया। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखाई दिया। ये घटना दिनांक 15 मार्च 2020 की है। पंचमुखी हनुमान मंदिर नारायणपुर स्थित, वहां पर कमलेश पाठक और उनके साथियों द्वारा मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया गया था, जिसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे उनके परिवारजनों द्वारा जब इसका विरोध किया तो कमलेश पाठक, उनके भाई और उनके साथियों द्वारा अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में उसी दिन पंजीकृत हुआ था। उसी दिन एक मुकदमा औरैया पुलिस द्वारा, जो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, वो मुकदमा भी औरैया में धारा 307 IPC का पंजीकृत। अगली खबर आगरा से है, जहां वायरल बाबा बाल योगी ने फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर यू टर्न लिया है। आपको बता दें, मलपुरा गांव में नाले की समस्या देखने पहुंचे बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने विधायक पर टिप्पणी की थी। मामला बढ़ने के बाद बाबा बाल योगी विधायक के आवास पर पहुंचे और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने बयानबाजी की थी। बताया जा रहा है कि विधायक बाबूलाल टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की तैयारी में थे। माफी के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया। पत्रकार को इसलिए इंटरव्यू भी नहीं देते हैं और उनकी नहीं काटी गई। महाराज जी, सोशल मीडिया पर आपका एक बयान वायरल हो रहा है के खिलाफ, आज आप उनसे मिलने आए हैं, क्या पूरी चर्चा है? वो भाई क्या कहते हैं, वो मैं गांव में गया था, मलपुरा गांव था, नाले की समस्या थी। नाले में 20 साल से सीवर मिक्स आ रहा था और वहाँ पर बायोगैस, ईथेन और मीथेन बन रही है। सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की गई, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई जांच नहीं की, तो ग्रामवासियों ने परेशान होकर वालियों को बुलाया। बाबा भी साहब से बैठे, मेरी बाबा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, न फोन पे हुआ। फोन पे मेरी कल बात हुई बाबा से, बाबा ने कही मैं बात कर आ रहा हूँ, मैंने कहा स्वागत है आपका महात्मा हो। अब मालूम पड़ी कि जी हमारे मिलने वाले के रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, तो हमारे भी उसी तरीका से हमारे भी रिश्तेदार लगे। तो मेरा इसमें यही कहना है, बाबा आपके सामने खुद ही कह रहे हैं कि भाई गलती से निकल गया, अब उससे ज्यादा क्या कहोगे आप बताओ।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जिले में IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण को लेकर विवाद गहरा गया है। राज क्लिनिक की जांच करने गए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी पर निजी चिकित्सकों ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके विरोध में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने CMO कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, IGRS शिकायत की जांच से नाराज नीमा के सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस के बाहर धरना दिया और CMO तथा संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ACMO ने निजी चिकित्सकों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पीड़ित द्वारा राज क्लिनिक के खिलाफ IGRS पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। सचिव एजुकेशन कमेटी नीमा सेंट्रल काउंसिल भारत, केंद्रीय अध्यक्ष वाय साहब आयुर्वेद। आप लोग यहाँ आए CMO ऑफिस धरने पर बैठे क्या है? CMO ऑफिस आने का यह कारण है कि 1 फरवरी 2024 को एक क्लियर कट शासनादेश आया कि आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता। 13 तारीख को हमारे सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर नरेश पटेल के यहाँ एक बोलेरो गाड़ी जिसमें ACMO लिखा हुआ था, जिसमें डॉक्टर संजय यादव थे और 3-4 लोग और थे, वो गाड़ी उनके क्लिनिक पर रुकती है और उन क्लिनिक के अंदर जाते हैं। देखिए, ये कुछ नीमा के प्रतिनिधि लोग आए हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे बताया है कि एक राज नर्सिंग होम है ना, राज क्लिनिक है डॉक्टर पटेल, उनकी शिकायत जो है IGRS प्रकरण में मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हुई थी। वो पत्र आया था जांच करने के लिए हमारे कार्यालय में CMO सर को, तो उसमें जो है टीम गठित हुई थी। तो रजिस्ट्रेशन के जो हमारे नोडल थे उनके द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया, तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनका रजिस्टर्ड था, लेकिन कुछ एलोपैथिक दवाई ही उनके यहाँ थी, आयुर्वेदिक की बहुत कम दवाइयाँ थी। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां कोटला रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्मास कर रहे जैन मुनि एकत्व सागर महाराज के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद जैन समाज में आक्रोश है। पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि मंदिर में होने वाले कार्यक्रम से जुड़े बैनर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि बैनर मुनि एकत्व सागर महाराज के चतुर्मास से संबंधित बैनर के ऊपर लगाया जा रहा था। इसी बात को लेकर कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। आरोप है कि एक युवक ने ईंट उठाकर मुनि पर हमला करने की कोशिश भी की। घटना के बाद मंदिर कमेटी के लोग SSP से मिले, जिसके बाद पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए। हमारे ऊपर विमल सागर का बोर्ड लगा हुआ है, संत निवास। उन्होंने एंगल हमारा लगा हुआ तो उन्होंने उखाड़ करके अपना बैनर लगाना शुरू कर दिया। उसको बैनर लग गया तो हमने उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उन्होंने दूसरा एंगल ले आए, उस पर उन्होंने बैनर लगा करके हमारा विमल सागर का बोर्ड ढक दिया। हमने कहा यहाँ नहीं लगेगा, वो कहे लगेगा, यहीं लगेगा, यहीं लगेगा। मैंने हमारा बैनर क्यों ढक रहे हो? मान माने नहीं तो वो ऊपर से वो लड़का आया गाली देता हुआ, मोहित गांधीनगर, और पिताजी का नाम सुधीर कुमार जैन। तो उसने जो है ईंट उठा करके मारने आया था, तो फिर उसको हत्या पहुंची की और खूब मुक्का मारे। ये को सब ये सूझ रहा है। हाँ, पूर्ण संज्ञान लिया है और जो है वो पुलिस एक्शन में है। आज भी आई थी, आज तहरीक कमेटी तहरीक दे रही है। आज अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है। पानी के तेज बहाव से कई पुल और पुलिया बह गए हैं, खेतों में फसलें बर्बाद हुई और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। डुडहर डूमरचुआ मार्ग की पुलिया बह जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई और वहीं स्कूली बच्चे नाले के पानी के बीच से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आवागमन का यही प्रमुख रास्ता है, जिससे स्कूली बच्चों के अलावा प्लांट के श्रमिक भी यहां से गुजरते हैं। डुडहर ग्राम सभा में बारिश के चलते 4 पुल बहने का दावा किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोखना के जर्जर पुल की शिकायत जनसुनवाई और PWD विभाग से की गई है, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। 11-12 बजे रात में टूट गया सर। हम लोग जानते नहीं है, लेकिन देखे तो बहुत तेज बरखा हुआ सर और टूट गया।
अच्छा, ये स्कूली बच्चे भी इसी पानी में से आ रहे हैं नदी पार करके। यदि ये रोड बंद हो गया तो और कोई रास्ता है? और लगभग कितनी आबादी इस रास्ते से पार होती होगी? और कोई रास्ता नहीं है सर, ब्लॉक हो गया रास्ता, स्कूल बंद हो गई सर। कैसे बच्चे लोग जाएंगे, कैसे मैडम लोग जाएंगे सर? कोई रास्ता नहीं है, रास्ता 1 किलोमीटर दूर से है सर। लगभग 12 बजे के आसपास घर में जब हमारे बारिश के वजह से पानी घुसने लगी तो देखा, बाहर निकल के देखते हैं तो पहले तो बाउंड्री हमारी तोड़ दी पानी की वजह से, खुद का बाउंड्री, घर में पानी घुसा। बगल में हमारे बनारसी लाल भैया जी का मकान है, उनके घर में पानी घुसा। जितनी खाद्य सामग्री थी, राशन था, मोबाइल बह गया, डेक्ची बह गया। इसके बाद ये बगल का हमारे पुलिया के बगल में जो रोड है, इस पुल को तोड़ते हुए पानी इतना बहाव तगड़ा था कि घर को राशन पताई तक को भी बाधित कर दिया। भाजपा सरकार में मंत्री भले ही मंचों से एक विकासवादी सरकार की बात करें और अपने काम गिनाने में, यानी जो क्षेत्रों में कार्य हुआ है उसे गिनाने में बाज नहीं आते, लेकिन अगर धरातल पर उस कार्यों की सच्चाई देखी जाए तो कुछ और बयां करती हुई नजर आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं जनपद सोनभद्र के बीसपुर क्षेत्र के डोड़हर गांव में, जहां पर आपको बता दें कि एक पुलिया का निर्माण खंड सोनभद्र द्वारा कराया गया था, लेकिन वह पुलिया महज 6 महीने के अंदर ही वह बह गई। आपको बता दें कि एक बारिश भी वह पुलिया संभाल नहीं सकी। तो जरा आप गौर करें कि किस प्रकार का निर्माण खंड द्वारा जनपद के अंदर निर्माण कराया जा रहा है, जो सबसे बड़ा एक सोचनीय विषय है। आपको बताते चलें कि जब इस मामले पर यहाँ के अधिशासी अभियंता से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उनका लहजा यह रहा कि यह जानकारी जो भी बाइट है वो हमारे जनपद के सूचना अधिकारी देंगे, यानी कमियां किसी विभाग से हो लेकिन सूचना अधिकारी बयान देंगे। इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। अगली खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा कन्नौज रोड स्थित बाबा साइकिल स्टोर पर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद शांत कराने पहुंचे शादी वर्दी के सिपाही हर्ष पर युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि दुकान के अंदर मारपीट के बाद सिपाही को करीब 100 मीटर तक दौड़ाकर पीटा गया, जिससे उसके मुंह और नाक से खून निकल आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया गया है कि विवाद के दौरान सिपाही दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहा था, तभी ग्राहक पक्ष ने अपने साथियों को बुला लिया और 30 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को बचाकर अस्पताल पहुंचाया है। कस्बा इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक 16 वर्षीय बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। अगली खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें TTZ नियमों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम की टास्क फोर्स ने होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में लगातार छापेमारी अभियान शुरू कर रखा है। इसी के तहत फतेहाबाद रोड पर हुई कार्रवाई में कोयले की भट्टी और तंदूर का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। उड़ता पंजाब रेस्टोरेंट पर 8,000, बीकानेरवाला पर 10,000, पिरामिड रेस्टोरेंट पर 15,000 और 2 सेंट वार कैफे पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रोमियो लाइन कैफे में तंदूर मिलने पर 20,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वहीं जिम्बोरा क्लब और मैकडोनल्ड्स समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने प्रतिबंधित कोयले के तंदूर बंद होने तक कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। आज भी लगातार प्रयास जारी है NGT के अंतर्गत कोयले की भट्टी के खिलाफ। इसी क्रम में फतेहाबाद रोड स्थित और ताजनगरी सेकंड पर 2 सेंट कैफ़े है और एक रोमियो लेन, इन दोनों के खिलाफ NGT के अंतर्गत ये NGT के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इनके द्वारा कोयले की भट्टी का यूज करके तो दोनों के खिलाफ टोटल 30,000 का जुर्माना वसूला गया है और ये लगातार प्रयास अभी जारी है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में ट्यूबवेल में करंट उतरने से दंपति की मौत हो गई। हादसे में 56 वर्षीय भगवान दास करंट के चपेट में आ गए। उन्हें बचाने पहुंची 54 वर्षीय पत्नी धर्मवती भी करंट की जद में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ। अगली खबर रामपुर से है, जहां मिलक बजरंग दल
नेता सूरज पटेल की मौत होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने के बाद समर्थकों ने शव सहित थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, जिसके बाद पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता आदेश शंखधार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। बजरंग दल नेता का शव पेड़ से लटका पाया गया था। माना जा रहा है कि सूरज पटेल ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि समर्थकों सहित परिजन आत्महत्या की थ्योरी को नकार रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एनक्लेव में 20 रुपए के लिए युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी समीर उर्फ गट्टू नशे का आदी था। किसी बात की खुन्नस में उसने विक्रम एनक्लेव निवासी 22 वर्षीय मुस्तकिम पुत्र अंसार को मौत के घाट उतार दिया। मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। जानकारी पाकर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह व थानाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर औरैया से, जहां अचलदा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में बच्चों के स्कूल जाने वाले आम रास्ते को क्षतिग्रस्त किए जाने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के पुत्र पर रास्ता खराब कराने का आरोप लगाया। जाम की सूचना पर अचलदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। नायब तहसीलदार बिदूना भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों ने रास्ते की समस्या का समाधान कराने की मांग की। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिलासपुर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 24,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई गई है। प्राधिकरण के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनाइजर बाउंड्री बनाकर अवैध प्लाटिंग की तैयारी कर रहे थे। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर खसरा संख्या 1554 की जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। वर्क सर्किल 8 की टीम ने सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई की। प्राधिकरण ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में पैसा नहीं लगाने की अपील की। चंदौली जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के भरदुआ और विशेश्वरपुर गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। इस खूनी संघर्ष और हंगामे के दौरान लाठी डंडों से किए गए हमले में पुलिस और वन विभाग के कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर में टांके आई हैं और वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से धान की रोपाई किए जाने का आरोप था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों का कहना है कि विवादित भूमि में वन विभाग की जमीन के साथ साथ वर्षों से खेती कर रहे स्थानीय काश्तकारों की जमीन भी शामिल है। महीनों से 1.5-2-3 महीनों से लगातार भूमि को लेकर के विवाद हो रहा था, जहां पर स्थानीय गांव वालों के द्वारा लगातार वन विभाग की भूमि पर कब्जे करने का प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली यहां पर 50 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं, उनकी भूमि पर भी कब्जे के प्रयास बार बार किए जा रहे थे। इस संबंध में पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा गाँव वालों से वार्ता की गई थी, उनको समझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास लगातार चालू थे, जिसपे कल भी इनके द्वारा वन विभाग की भूमि पे पुनः अवैध रूप से धान रोपाई कर दी गई थी। ग्रेटर नोएडा जिले के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां एक वुडन डाई मेकर कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का और हड़कंप का माहौल हो गया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएफओ गौतम बुद्ध नगर, एसीपी 3rd सेंट्रल नोएडा ने भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। देखिए, ये 5:05 पे उद्योग केंद्र 1 है, थाना इकोटेक 3rd के अंतर्गत में, प्लॉट नंबर 71 है। यहाँ पे बीएस जो वुडन डाई की कंपनी है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। शुरुआत से ही आग बड़ी बताई जा रही थी, इसलिए यहाँ पे शुरुआत से ही 10 गाड़ियाँ यहाँ पे रवाना की गई और आग की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे जो है पुलिस के आला अधिकारी भी आए और एसडीआरएफ भी यहाँ पे आई
लगभग 3 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद जो है ये आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है और बाकी कंपनियों में आग को फैलने से रोका गया है। आग पूर्णतः बुझा दिया गया है, इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। अगली खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 81 स्थित ग्राम सलारपुर में लंबे समय से लंबित कम्युनिटी हॉल के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। 21 जुलाई 2026 को सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद प्राधिकरण ने निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। 576.97 लाख रुपए की अनुमानित लागत से ग्रीक थीम पर 2 मंजिला कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान 4613.26 वर्ग मीटर भूमि में 486.08 वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन का निर्माण होगा। इसमें हॉल, रिसेप्शन, ब्राइडल, ग्रूम रूम, 4 अतिरिक्त कमरे, शौचालय, आधुनिक ड्रेनेज और विद्युत व्यवस्था की सुविधा होगी। अनुबंध बनने के बाद 1 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। हैरानी की बात यह रही कि शिकायत लेकर थाने पहुंचे दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही दोबारा भिड़ गए, जिससे थाने में भी हड़कंप मच गया है। थाने में भी हंगामा देखने को मिला। घटना का वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अगली खबर हापुड़ से, जहां थाना हापुड़ देहात में रॉन्ग साइड से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक बाइक सवारों को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू की है। अभी आधे पौने घंटे पहले एक बाइक पर 2 सवार थे और अंडरपास से निकलकर अपने एंथोनिया स्कूल की तरफ जा रहे थे, अपने घर की तरफ। तो रॉन्ग साइड से ट्रक आया, हेवी लोडेड ट्रक आया। उसने उनको कुचला और लगभग 30 से 40 मीटर तक उनको खिचेड़ा भी, जिसमें बाइक नीचे फंस गई थी। एक की मौके पर मौत हो गई है, दूसरा घायल है। किस अवस्था में अभी जानकारी नहीं है। और साथ में एक पैदल बच्चा और था जो उनके चपेट में आया। कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों के 2 के चोट लगी है और एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। राहुल कुमार, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, किसान। क्या देखा आपने? मैंने घटना देखी है ततारपुर बाईपास पे, नीचे ततारपुर कट के रोंग साइड ट्रक आ रहा था, दारू भरी हुई है, उसमें एमपी का मालिक है, एमपी की गाड़ी है और बाइक से 2 बंदे जा रहे थे, छिपकोली गांव के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ट्रक के बिल्कुल ऑन द स्पॉट सिर के ऊपर से गुजर गया, वो तो मौके पे खत्म हो गया। एक को देवनंदिनी ले गए, उसकी भी सीरियस हालत है। एक सिमरौली का है, वो चपेट में आ गया है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का